सामान्य आशय के लिए मस्तिष्कों का मिलन आवश्यक, अर्थात अभियुक्त गणों का सामान्य आशय के साथ सम्मिलित होना आवश्यक है। सामान्य आशय एवं समान आशय में अंतर। सामान्य आशय और समान, यहाँ यह उल्लेख नहीं कि सामान्य आशय एवं समान आशय में अंतर। सामान्य आशय के लिए मस्तिष्कों का मिलन आवश्यक, अर्थात अभियुक्त गणों का सामान्य आशय के साथ सम्मिलित होना आवश्यक, जबकि समान आशय के में विभिन्न व्यक्तियों में प्रत्येक का आशय एक ही होता है, किंतु उनमें से कोई भी एक दूसरे के आशय को जानता नहीं है तथा व्यक्तियों के बीच समान आशय का आदान प्रदान नहीं होता, अर्थात उनके मस्तिष्कों का मिलन नहीं होता है। इसे हम एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। किसी एक स्थान पर कई लोग उपस्थित हो जाते हैं और सबके पास लाठियां हैं। वे किसी व्यक्तियों पर लाठियों से प्रहार करते हैं जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यहाँ हो सकता है कि सभी के मस्तिष्क उस व्यक्ति की हत्या करने का आशय रहा हो, लेकिन उनमें पूर्व मिलन अर्थात मस्तिष्कों का मिलन नहीं होने से वह सामान्य आशय की परिधि में नहीं आएगा, अपितु समान आशय की परिधि में आएगा और वे उतनी ही चोटों की सीमा तक उत्तरदायी है जितनी चोटें उनको पहुंचाई गई है। अब हम लोग देखेंगे अध्याय 2 में दंड के विषय में बताया गया। 2 में दिखाया गया था अपराध के बारे में, 39 हम लोग देखे थे। अब अध्याय 2 देखेंगे दंड के विषय में। जैसे कि हम लोग देखे थे दंडों के विषय में बताया गया, ये अध्याय 2 है। समाज में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखना राज्य का एक आवश्यक कर्तव्य है। राज्य अपने इस कर्तव्य का निर्वाह अपराधों पर रोकथाम करके करता है। अपराधों पर नियंत्रण रखने के लिए भारतीय न्याय संहिता में विभिन्न प्रकार के दंडों का प्रावधान किया गया है। दंडों के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन करने से पूर्व हमें यह जान लेना आवश्यक चाहिए कि दंड क्यों दिया जाता है। यद्यपि यह विधि शास्त्र का विषय है, पर यहाँ संक्षेप में दंड के विशिष्ट प्रयोजनों का उल्लेख कर दिया जाना समीचीन होगा। दंड के मुख्यतः 5 प्रयोजन माने जाते हैं, जिन्हें हम दंड के सिद्धांत भी कह सकते हैं। दंड के सिद्धांत पहला है निवारणार्थ सिद्धांत, दूसरा है प्रतिकारात्मक सिद्धांत, तीसरा है प्रतिरोधात्मक सिद्धांत, सुधारात्मक सिद्धांत और प्रायश्चित का सिद्धांत। ये 5 सिद्धांत हैं। प्रथम 2 सिद्धांतों का अभिप्राय अपराधों को दंड द्वारा रोकना है। सामान्यतः यह दंड की प्रकृति को ध्यान में रखकर दिया जाता है, पर कभी कभी यह दंड अपराध की प्रकृति से कहीं अधिक होता है, जिसका एकमात्र उद्देश्य अपराधियों को भयभीत करना है ताकि वे अपराध को पुनरावृत्ति न करें। पहले दंड जनता के समक्ष दिए जाते थे ताकि सामान्य जनता भी उस अपराधी को दंडित होते देख अपराधों के प्रति सचेत एवं भयभीत रहे। पर प्रतिकारात्मक दंड बदले की भावना से दिया जाता था, जो जैसा अपराध करता था वैसा ही दंड मिलता था। इस दंड का उद्देश्य था लाइफ शैल गो फॉर लाइफ, हैंड फॉर हैंड एंड फुट फॉर फुट, आई फॉर आई, हैंड टूथ फॉर टूथ, अर्थात जीवन के बदले जीवन, हाथ के बदले हाथ, पाँव के बदले पाँव, आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत। यही प्रतिकारात्मक दंड का सिद्धांत है। आज के कल्याणकारी राज्य में दंड का सुधारात्मक उद्देश्य अधिक उपयोगी एवं महत्वपूर्ण माना जाता है। सुधारात्मक सिद्धांत का उद्देश्य अपराधी को एक अच्छा मानव बनाना। इसके अंतर्गत अपराधियों को कारागृह में शिक्षा देना, उद्योग धंधे सिखाना आदि आता है। राष्ट्रपति महात्मा गांधी कहा करते थे कि मानव जन्म से बुरा नहीं होता, अपितु परिस्थितियों से बुरा बना देती है। अतः अपराधियों को इन बुराइयों से दूर कर उन्हें अच्छा मानव बनाना ही सुधारात्मक दंड का उद्देश्य होना चाहिए। सुधारात्मक दंड का यह सिद्धांत उनके इस कथन पर आधारित है
कि हमें अपराधी से नहीं अपराध से घृणा करना चाहिए। न्यायविद कृष्ण अय्यर ने शिवाजी बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के मामले में दंड के सुधारात्मक पहलू पर जोर देते हुए वर्तमान दंड व्यवस्था को समाज के अनुकूल नहीं माना है। अपराधियों की बारीकी से छानबीन करके दंड दिया जाना चाहिए, क्योंकि अपराधों की छानबीन किए बिना दंड देना एक अत्यंत महंगा मनोरंजन है। दंड की परिभाषा आगे बढ़ने से पूर्व यहाँ दंड की परिभाषा जान लेना उचित होगा। साधारणतः शरीर और संपत्ति के संदर्भ में पीड़ा अथवा कष्ट को दंड कहा जाता है, जिसकी परिणति समाज द्वारा उस व्यक्ति पर की जाती है जिसे विधि के अंतर्गत अपराध का दोषी ठहराया जाता है। यह समाज के ऐसे नियमों के अति उल्लंघन के संदर्भ में एक प्रतिकर है जो समाज द्वारा अपनी सुरक्षा और शांति से निमित्त किया गया है तथा जिसका व्यतिक्रम अपराध है। दंड की उत्पत्ति के संबंध में विद्वताओं से भिन्न मत है। कुछ इसका उद्भव प्रतिरोध की भावना को तृप्त करने में देखते हैं, तो कुछ नाराज देवता की उस परितुष्टि में देखते हैं जिसमें अपराधी को दंड देना देवता के रोष को शांति करना माना जाता था। कुछ का मत है कि इसकी उत्पत्ति विभिन्न वर्गों के परस्पर विरोधी हितों में छिपी है, जिसमें एक वर्ग दूसरे वर्ग पर अपना प्राधिकार प्रयुक्त करता है और उसके विरोध का दंड के माध्यम से दमन करता है। प्रोफेसर R.C. निगम का मत है कि दंड का उद्भव कब और क्यों हुआ, पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि इसमें जड़ें उस समय विद्यमान थी जब मनुष्य का अवतरण एक सामाजिक प्राणी के रूप में हुआ था। यहाँ ये उल्लेख कर देना है कि दंड अपराध की गंभीरता के अनुरूप होना चाहिए। कहता है इम्पोजिशंस ऑफ सेंटेंस मस्ट कंज्यूमर्स विथ ग्रेविटी ऑफ ऑफेंसेस। दंड के संबंध में अवधेश कुमार पारसनाथ पाठक बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के मामले में बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि विशेष विधि साधारण विधि पर अध्यारोही प्रभाव रखती है। कहता है ओवररीडिंग स्पेशल स्टेटस हैव ए ओवर डाइंग इफेक्ट ओवर द ऑफेंसेस कवर्ड बाय जनरल लॉ। चौथा हो जाता है दंड। अपराधी इस संहिता के उपबंधों के अधीन जिन दंडों से दायी है वे है मृत्यु, आजीवन कारावास जो दो प्रकार के हैं अर्थात कठिन कारावास श्रम के साथ और सादा कारावास, संपत्ति की जब्ती, जुर्माना और सामुदायिक सेवा। अपराधों के निवारण के लिए दंड आवश्यक है। दंड समुचित, पर्याप्त, न्यायोचित एवं अनुपातिक दंड होना चाहिए। दंड का निर्धारण करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान में रखा जाना अपेक्षित है। अपराध की गंभीरता, अपराध की प्रकृति, अपराध कारित किए जाने की रीति। दंड निवारात्मक एवं सुधारात्मक हो सकता है। अपराध को ऐसा दंड दिया जाना चाहिए जिससे न्याय का उद्देश्य पूरा हो सके। दंड अपराध की गंभीरता के अनुरूप होना चाहिए। दंड ऐसा हो जो समाज की अपराधियों से रक्षा कर सके। मीरा बनाम स्टेट मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि विचारण में विलंब दंड आरोपित नहीं करने का या भुगती हुई सजा पर छोड़ देने का आधार नहीं हो सकता। डिले इन कंसोलिडिंग ट्रायल कैन नॉट बी ग्राउंड फॉर नॉट इम्पोजिंग पनिशमेंट फॉर टू इम्पोज सेंटेंस ऑलरेडी अंडरगॉन। स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश बनाम निर्मला देवी के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि दंड अधिरोपित करने में न्यायालयों को विपुल विवेकाधीन शक्तियों की प्रदान की गई है। न्यायालय को इन शक्तियों का प्रयोग ऋजु तरीके से करना चाहिए तथा दंड नीति का अनुसरण किया जाना चाहिए। मलप्पा बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक के मामले में अभियुक्त गणों पर हिरण को मारने तथा उनका मांस आपस में बांट लेने का आरोप था। केस है मलप्पा बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक। उन पर वन अधिकारियों पर हमला करने का भी आरोप था। उच्च न्यायालय ने प्रत्येक अभियुक्त के कारावास की अवधि 3 वर्ष से कम कर 2 वर्ष कर दिया था। प्रत्येक पर 10-10 हज़ार रुपये का जुर्माना किया। अभियुक्त अपनी सजा की कुल अवधि में से 4 माह की सजा काट चुके थे। उनका पूर्व आचरण आपराधिक नहीं पाया गया। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उच्चतम न्यायालय द्वारा अभियुक्त गणों को भुगती हुई सजा पर छोड़ दिया गया। दंड के प्रकार। दंड की धारा 4 एवं आगे धारा 13 तक में विभिन्न प्रकार के दंडों का उल्लेख किया गया है। दंड मुख्यतः 6 प्रकार के हैं। मृत्यु है,
आजीवन कारावास है, कारावास भी 3 प्रकार के होते हैं, कठोर या सश्रम कारावास, साधारण कारावास, एकांत कारावास, संपत्ति को जब्त करना, जुर्माना या अर्थदंड एवं सामुदायिक सेवा। सुधारात्मक दंड की दिशा में निम्नांकित को सम्मिलित किया जा सकता है, परिवीक्षा एवं पैरोल। विभिन्न प्रकार के दंड, वेरियस पनिशमेंट व्हेन इन्फ्लिक्टेड। मृत्यु दंड सामान्यतः गंभीर प्रकृति के अपराधों में दिया जाता है या फिर विलक्षण प्रकृति के मामलों में हत्या, बलात्कार, डकैती आदि अपराधों में मृत्यु दंड दिया जा सकता है। मृत्यु दंड की संवैधानिकता के बारे में कई बार प्रश्न उठे हैं। उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न मामलों में मृत्यु दंड को संवैधानिक ठहराया है, लेकिन एक मामले में उच्चतम न्यायालय ने धारा 303 भारतीय न्याय संहिता 104 के अंतर्गत की गई इस व्यवस्था को असंवैधानिक करार दे दिया है कि यदि कोई व्यक्ति आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन रहते हुए हत्या करता है तो वह मृत्यु दंड का ही भागी होगा। मृत्यु दंड की संवैधानिकता पर विनय शर्मा बनाम स्टेट का एक महत्वपूर्ण मामला है। इस मामले में मृत्यु दंड को समाप्त किए जाने का तर्क प्रस्तुत किया गया था। तर्क के समर्थन में यह कहा गया कि कुछ लैटिन अमेरिकन देशों तथा ऑस्ट्रेलियन राज्यों में मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया गया, अतः भारत में भी मृत्यु दंड को समाप्त किया जाना चाहिए। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इस तर्क को नकार दिया और कहा कि कुछ अन्य देशों में मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया जाना भारत में मृत्यु दंड को समाप्त किए जाने का कोई आधार नहीं है। धारा 302 एवं 376 2(6), धारा 103 एवं 64 उपधारा 2(6) भारतीय न्याय संहिता के मामले में मृत्यु दंड दिया जाना अवैधानिक नहीं है। आजीवन कारावास मोहम्मद मुन्ना बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया कि आजीवन कारावास से अभिप्राय कठोर आजीवन कारावास से है। यह 14 या 20 वर्ष के कारावास के तुल्य नहीं है। आजीवन कारावास से दंडित अपराधी को कारागृह में रखा जा सकता है। राज्य सरकार नियमानुसार आजीवन कारावास की अवधि को कम कर सकती है। रामराज बनाम स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी निर्धारित किया गया है कि आजीवन कारावास में कम से कम 14 वर्ष की अवधि का कारावास विवक्षित है। इसका अर्थ अभियुक्त के संपूर्ण प्राकृतिक जीवन से नहीं लिया जाना चाहिए। खोखा उर्फ प्रशांत सेन बनाम BK श्रीवास्तव के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि आजीवन कारावास से अभिप्राय 20 वर्ष की अवधि के कारावास से नहीं होकर दोष सिद्ध व्यक्ति के संपूर्ण जीवन पर्यंत कारावास से है। लाइफ इम्प्रिजमेंट मीन्स इम्प्रिजमेंट फॉर होल ऑफ ए कॉन्विक्ट लाइफ, नॉट ऑफ 20 years इम्प्रिजमेंट। दुर्योधन बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी निर्धारित किया गया है कि आजीवन कारावास से अभिप्राय संपूर्ण जीवन पर्यंत कारावास से है, जब तक कि समुचित सरकार द्वारा उसे कम न कर दिया जाए। संहिता के अर्थ के अनुसार आजीवन कारावास से अभिप्राय कठोर कारावास से है, न कि साधारण आजीवन कारावास से। कारावास जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, कारावास भी 3 प्रकार के होते हैं, कठोर कारावास, साधारण कारावास, एकांत कारावास। कठोर कारावास के अंतर्गत अपराधियों से कठिन श्रम करवाया जाता है, जैसे अनाज पीसना, मिट्टी खोदना, पानी खींचना, लकड़ी काटना आदि। साधारण कारावास में अपराधी को सिर्फ कारावास में बंदी रखा जाता है, उसे किसी भी प्रकार का श्रम नहीं कराया जाता है। संपत्ति को जब्त करना, संपत्ति जब्त करने के दंड को आजकल समाप्त प्राय सा कर दिया गया है। संपत्ति जब्त करने का दंड आजकल सिर्फ निम्नलिखित अपराधों में दिया जा सकता है। संहिता की धारा 154 के अंतर्गत भारत सरकार से मैत्री रखने वाले शक्ति के राज्य में लूटपाट करना, उपयुक्त वर्णित धारा के लूटपाट या युद्ध द्वारा प्राप्त संपत्ति को संहिता की धारा 155 के अंतर्गत अपने अधिपात्य में लेना। संहिता की धारा 203 के अंतर्गत ऐसे लोक सेवक द्वारा अवैध रूप से संपत्ति का क्रय किया जाना, जिसके लिए इस प्रकार की संपत्ति को क्रय करने को मना है। जहां किसी मामले में मोटर व्हीकल्स एक्ट के अधीन किसी अनुज्ञप्ति को लेकर 6 माह के लिए निलंबित किया गया हो, वहां उसे इस धारा के अर्थों में सम्मिलित की जब्ती नहीं माना जाएगा। जुर्माना या अर्थदंड। जुर्माना या अर्थदंड सामान्यतः साधारणतः अपराधों में दिया जाता है। जुर्माना या अर्थदंड के लिए अपराधी
की प्रकृति का निर्धारण करना न्यायालय के विवेक पर आधारित है, लेकिन जहाँ तक हो सके जुर्माना या अर्थदंड अधिक राशि का नहीं होना चाहिए। साथ ही जुर्माना या अर्थदंड देते समय अभियुक्त की आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखना चाहिए। निर्धन व्यक्ति को जुर्माना या अर्थदंड दिया जाना न्यायोचित नहीं माना जाता है। सामुदायिक सेवा, इसमें कम्युनिटी सर्व, इसमें अभियुक्त से किसी स्थान पर समाज सेवा, उदाहरणतः बालक, वृद्ध, रोगी की परिचर्या, सहायता या देखभाल करना, पौधारोपण, स्वच्छता अभियान में सहभागिता, यातायात नियंत्रण में सहायता, साक्षरता अभियान में सहयोग, नागरिक जागरूकता अभियान में सहयोग आदि जैसे कार्यों को करने को कहा जाता है। इस दंड में यह विशेषता है कि इसमें अभियुक्त को उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाता है, उसे समाज या समुदाय से पृथक भी नहीं किया जाता। सामुदायिक सेवा के अंतर्गत कार्य पूर्ण होने पर अभियुक्त को अपने निवास स्थान पर जा सकता है। कुल मिलाकर यह एक सुधारात्मक दंड है। इसे सुधारात्मक श्रम भी कहा जाता है। दहेज हत्या के मामले में दंड और सुधारात्मक दंड जिसको परिवीक्षा कहते हैं। कभी कभी बेगानी तू मुझे सुना, मैं तुझे सुनाऊं। अपनी प्रेम कहानी। जय हो बाबा। सब्जी भोजन।
को घंटा देते 300। अरे बैंडिट कभी 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 कभी
परिवीक्षा के बारे में हम लोग देखेंगे। परिवीक्षा जो है इसको दंड का सुधारात्मक स्वरूप है। कई बार व्यक्ति नहीं चाहते हुए भी अपराध कर बैठता है। परिस्थितियाँ उसे अपराध कारित करने को विवश कर लेती है। ऐसे मामलों में व्यक्ति अपराध कारित कर लेने के पश्चात प्रायश्चित करने लगता है, उसमें सुधरने का भाव पैदा होता है। तो इस प्रकार के व्यक्तियों को सुधरने का अवसर प्रदान किया जाना समुचित है। परिवीक्षा की अवधारणा इसी सिद्धांत में निहित है। इसके बाद आता है परिवीक्षा। दोष सिद्धि घोषित किए गए अपराधी के दंड के निरीक्षण काल की वह अवस्था है जिसमें उसे सदाचरण की शर्तों पर स्वतंत्रता दी जाती है, जिसमें राज्य व्यक्तिगत निरीक्षण द्वारा सदाचरण बनाए रखने में उसे सहायता प्रदान या सहायता देने का प्रयास करता है। रैकलेस प्रौढ़ अपराधी के लिए दंड का निलंबन परिवीक्षा कहा जाता है और विधि के अनुसार अपराधी को जिसे न्यायालय में परीक्षण द्वारा या अपराध स्वीकृति के आधार पर दोषी पाया गया है, न्यायालय द्वारा परिवीक्षा का लाभ दिया जा सकता है। इलियट अपराधों को उसके सदाचरण के आश्वासन के आधार पर न्यायालय द्वारा दंड से मुक्ति प्रदान किया जाना ही परिवीक्षा है। टैफ्ट के शब्दों में परिवीक्षा अपराध के संबंध में लिए जाने वाले अंतिम निर्णय को कुछ समय के लिए स्थगित किए जाने की प्रक्रिया है। अपराधी को अपने चरित्र में सुधार लाने तथा समाज में पुनः सामंजस्य स्थापित करने का अवसर प्रदान किया जाता है। परिवीक्षा के दौरान अपराधी न्यायालय की शर्तों एवं परिवीक्षा अधिकारी के मार्ग निर्देशन व संरक्षण के अधीन रहता है। आवश्यक तत्व क्या? परिवीक्षा में अपराधी को दंड नहीं दिया जाता है। यदि दंड दिया जाता है तो उसे एक अवधि विशेष तक के लिए स्थगित रखा जाता है। यदि अपराधी इस अवधि में पुनः अपराध की ओर उन्मुख होता है तो उसे दंडित किया जाता है। परिवीक्षा का लाभ सामान्यतः निम्नलिखित दशाओं में दिया जा सकता है। अपराध सामान्य प्रकृति का होने पर, अपराध मृत्यु दंड या आजीवन कारावास के दंड से दंडनीय होने पर, या अपराधी के आदतन अपराधी नहीं होने पर, अपराधी के 21 वर्ष से कम आयु का होने पर।
एक कहानी है। सत्य है पर कड़वी है। दुनिया में मेहनत के बगैर मेरा अपना साया भी मुझे धूप में आने के बाद मिला। दुनिया में मेहनत के बगैर मेरा अपना साया भी मुझे धूप में आने के बाद मिला। सच्चाई तो यह है कि आईना कब किसको सच बता पाया है। सच्चाई तो यह है कि आईना कब किसको सच बता पाया है। जब देखा दायां तो बायां ही नज़र आया है। ये ना पूछना ज़िंदगी खुशी कब देती है। ये ना पूछना ज़िंदगी खुशी कब देती है क्योंकि शिकायतें तो उन्हें भी है जिन्हें ज़िंदगी खूब देती है। कहा जाता है कि जो पुत्र पिता के चरण स्पर्श करता है वह कभी संपत्तिहीन नहीं होता। जो पुत्र माता के चरण स्पर्श करता है वह ममताहीन नहीं हो सकता। जो बड़े भाई का चरण स्पर्श करता है वह कभी शक्तिहीन नहीं होता। और जो बहन के चरण स्पर्श करता है वह तो आप जानते ही हैं, सत्य और असत्य है। एक तो कड़वी सत्य है पर सही है। इस दुनिया में आपके माँ बाप के अलावा कोई भी आपका अपना नहीं है। गरीब आदमी का कोई दोस्त नहीं होता। लोगों को अच्छे विचार वाले पसंद नहीं आते, उन्हें अच्छा दिखने वाले लोग पसंद आते हैं। अभी का समाज ऐसा है कि लोग पैसे की इज्जत करते हैं, इंसान की नहीं। और दूसरी और कड़वी सत्य ये है कि जिस इंसान से आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं वह आपको सबसे ज़्यादा दुख देगा। यही दुनिया की सच्चाई है। एक जो डॉक्टर साहब हैं उनका कहना है कि चाय कभी भी प्लास्टिक के कप में न लें। कोई भी गर्म चीज़ प्लास्टिक में न लें, खासकर भोजन।
कुछ समाज की बातें। ससुराल में जाकर बीड़ी कभी नहीं पीना चाहिए। ज़्यादातर ससुर से सिगरेट का मांग करना चाहिए। और ससुर अगर धनी हो तो चले बने तो गांजा भी मांग लेना कोई अपराध नहीं है। ससुराल में सब जायज़ है, क्योंकि ससुराल का अर्थ ही सुख का सार होता है, यानी कि सारा सुख ससुराल में मिलता है। सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा बांस होता है। और अगर आप हाथी का दूध पीते हैं, हथनी का, तो उसमें नशा सबसे ज़्यादा होता है। और इमली का अगर आप बीज लगा देते हैं तो बिच्छू के काटे हुए डंक का लहर शांत हो जाता है। परिवीक्षा का सिद्धांत। परिवीक्षा आवश्यक तत्व। परिवीक्षा में अपराधी को दंड नहीं दिया जाता है। यदि दंड दिया जाता है तो उसे एक अवधि के विशेष तक के लिए स्थगित रखा जाता है। यदि अपराधी
इस अवधि में पुनः अपराध की ओर उन्मुख होता है तो उसे दंडित किया जाए। सामान्य से परिवीक्षा का लाभ सामान्यतः निम्नलिखित दशाओं में किया जाता है। अपराध सामान्यतः प्रकृति का होने पर, अपराध मृत्युदंड या आजीवन कारावास के दंड से दंडनीय नहीं होने पर, अपराधी के आदत अपराधी नहीं होने पर, अपराधी के 21 वर्ष से कम की आयु का होने पर। अपराध सामान्य प्रकृति होने पर का होने पर, अपराध मृत्यु दंड या आजीवन कारावास के दंड से दंडनीय होने पर, दंड से हेलो, हाँ नमस्कार, बोलो ना। ठीक छै, ठीक छै।